धमतरिया के गोट के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ पंडित राजेश शर्मा हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। पंडित राजेश शर्मा के बाद में यह बात जिले के सभी लोग वाकिफ है कि धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हमेशा अलग लगाने वाले पंडित राजेश शर्मा का नाम पूरे जिले वासियों के लिए एक चित परिचित नाम है। मैं उनका धमतरी के गोट में स्वागत करता हूं। राजेश भैया नमस्कार। हम चलते हैं सीधे सवालों की ओर। राजेश भैया, आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और कुछ दिन पहले आपने हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ऐसा क्या कारण था कि आपने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन किया? मेरे बचपन का पारिवारिक वातावरण जो मैंने देखा है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है। मेरे जन्म से पहले मेरे पिता धमतरी के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो सन 1992-93 तक धमतरी के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय धमतरी रायपुर जिले में हुआ करता था। बचपन से मैंने घर में देखा था कि राष्ट्रीय स्तर के सब बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल जी, श्यामाचरण शुक्ल जी, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा जी, ये जब भी धमतरी जिले में आते थे सबसे प्रथम प्रवास हमारे निवास स्थान पर होता था और राजनीतिक चर्चाएं सुनते थे। लेकिन मैं यहाँ नूतन स्कूल में मैंने प्राथमिक से लेकर के पूरी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की शिक्षा ग्रहण करी है। उसके बाद मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीईटी में सिलेक्शन हो गया। मैं एनआईटी रायपुर से बीई करने चला गया। 98 तक बीई किया। मेरा राजनीति के क्षेत्र में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ना पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से मैं कभी वहाँ कांग्रेस पार्टी के मंच पे जाना या कार्यक्रमों में कभी जाता था। वहाँ से 98-99 के बाद मैं अपने व्यापार के लिए मुंबई चले गया। मैंने वहाँ संजय गोलछा जी के साथ में जॉइंडर कैपिटल में शेयर बाजार का काम चालू किया। आने के बाद भी मैं व्यवसाय में लग गया। कांग्रेस पार्टी में परिवार में कांग्रेस के बड़े नेता आते थे, लेकिन मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना जिस समय 2014-15 की बात है, तब कांग्रेस भवन गया और राजनीति में 2 साल गया वहाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद वस्तुतः मुझे जो मेरे बचपन की विचारधारा मन में पलती थी उसका विचारधारा का वहाँ समावेश संभव नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम में तुष्टीकरण किया जाता है, वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा होती है वहाँ। मुझे ये समझ नहीं आता उन लोग इतने हिंदुओं के विरुद्ध क्यों रहते हैं। आपको बात बताता हूँ, मैं सन 2001-2 में मैं 250 लोगों को लेके यहाँ से बिहार में बाबा धाम की यात्रा कराता था। वहाँ से सम्मेद शिखर भी जाता था, वहाँ से काशी विश्वनाथ जाता था। मतलब मेरे जब युवा अवस्था 20 वर्ष की आयु थी तब से ये काम कर रहा था। मैं यहाँ सन 2005-6 से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराता था रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में और उसके बाद अन्य प्रकार के कार्यक्रम कराता था। इन लोग मेरे नाम से चिट्ठी लिखते थे जब मैं कांग्रेस में था 2 साल कि ये फूल छाप वाजपेयी है, ये हिंदू धर्म की बात करता है। ये चिट्ठियां यहाँ से लिखी गई है, पीसीसी को भेजते थे, आईसीसी को भेजते थे। मैं 2015 के बाद 9 साल कभी कांग्रेस भवन में गया नहीं हूँ। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो कांग्रेस भवन का मेरे को आपको दिखेगा नहीं। मैंने खुद जाके बोला था कि मेरा यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता, मेरी जगह आप किसी अन्य को बना लीजिए और मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। तब मेरे स्थान पर दूसरे व्यक्ति को उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। एक बात। दूसरी बात, धमतरी में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता है इन सब के साथ 8 से 9 वर्षों से मैं काम कर रहा था। आप देखिए, दूसरे लोग जब किसी एक दल में रहते हैं और उसको परिवर्तन करते हैं, मेरे साथ तो खैर इसलिए भी ये बात नहीं कि मैं 8 से 9 साल से ब्रेक ऑफ था। दूसरा कोई व्यक्ति अगर एक दल में रहता है, उसकी सदस्यता त्याग करके दूसरे में जाता है तो उसको वहाँ पर नया नया बोला जाता है। मेरे साथ ये बात पिछले 2 महीने में क्यों नहीं हुई, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ में समावेश में इतने वर्षों से मैं काम कर रहा था। तो बल्कि जिस दिन मैं भाजपा में जा रहा था जैन स्थानक भवन में, सुबह हजारों की संख्या में जो नए प्रवेशी थे वो आए, उनके साथ पुराने भी जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव के वो स्वागत करने के लिए आए। वो बोल रहे थे स्वागत है भाई, स्वागत है, राजेश शर्मा जी का स्वागत है। और धमतरी के शहर मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, जिला के पदाधिकारी लोग तो वहाँ मेरे को
लेने के लिए आए थे कि चलिए आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना है। और पहली बार मैंने ऐसा जीवन में देखा कि किसी व्यक्ति को इतना प्रेम, इतना मान मिला वहाँ कि वो जैन स्थानक भवन से पैदल सारे पदाधिकारी जो भाजपा के हैं वो मंडी तक गए मेरे साथ। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से आपकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो जिले के लिए, धमतरी के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि वो सरकार सर्वांगीण विकास करती है, वो सरकार तुष्टीकरण नहीं करती, वो सरकार भौतिक के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास करती है। किसी भी क्षेत्र का विकास तब होता है जब वहाँ रहने वाले नागरिक की सुरक्षा और उसका विकास हो, और बौद्धिक विकास, भौतिक विकास और सांस्कृतिक विकास जब तीनों समावेश करके विकास करता है तो वो विकास होता है। इसलिए पहला लक्ष्य तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यक्रम जो चले हैं उससे केंद्र में सरकार बननी चाहिए। उसके बाद उसके प्रभाव से, और छत्तीसगढ़ के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कमल छाप फूल का सिंबल चुनाव लगता है। धमतरी जिले की तीनों विधानसभा की सीट जिताना है। और रही बात मेरी, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन को ऐसा लगता है कि मुझे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने से धमतरी की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, मुझे अगर वो टिकट देंगे तो मैं आम कार्यकर्ता की तरह चुनाव में लड़ूंगा और आप सब लोग के प्रेम और सहयोग से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आप 2-3 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए हैं। गुटबाजी को लेकर भी काफी चर्चा है कि भाजपा में भी काफी गुटबाजी है, सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं है। आपको ऐसा लगा क्या कि कहीं ना कहीं भाजपा में गुटबाजी दिखती है आपको? गुटबाजी इसको नहीं कहते। टिकट की मांग करना हर कार्यकर्ता का लोकतंत्र में अधिकार है। टिकट मांगने को अगर गुटबाजी कहा जाता है तो उसको मैं गुटबाजी नहीं समझता। अभी क्या होता है कि जैसे समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दल के सदस्य जो काम करते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको अगर राजनीति में जनप्रतिनिधि बन के सेवा करने का अवसर मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा सेवा कर पाएंगे और वो अपने अपने समर्थकों के साथ टिकट की मांग करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि गुटबाजी है। और रही बात कि जिला संगठन और सत्ता में नहीं जमती, तो सत्ता तो कांग्रेस पार्टी की है, उससे भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन की कैसे जमेगी? जिला संगठन जो विचारधारा को चाहता है, अगर कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा में काम कर रही होती तो राजनीतिक 2 अलग अलग दल और प्रतिद्वंदिता रहती ही नहीं, तो जम ही नहीं सकती। मेरा सवाल ये था राजेश भैया कि जिला संगठन और सिटिंग एमएलए के बीच भी तालमेल का अभाव दिखता है दोनों के बीच, क्योंकि आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रदेश नेतृत्व के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए। बावजूद इसके अभी भी वो सामंजस्य नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। मैं जब से 2 महीने में जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भी गया, भाजपा कार्यालय भी गया, विभिन्न जगह गया, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है कि विधायक और जिला संगठन के बीच सामंजस्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण होता है, जिला अध्यक्ष जिले के मुखिया होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिला अध्यक्ष के निर्देश पर चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, जनप्रतिनिधि हो, संगठन के हो या आम कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल तक सभी पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। और ऐसी कोई बात सामने तो बिल्कुल भी नहीं दिखती कि संगठन और सत्ता के बीच में सामंजस्य। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को मुख्यमंत्री का चेहरा डॉक्टर रमन सिंह को फिर से बनाना चाहिए? क्या उससे पार्टी को फायदा होगा? देखिए, यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न समितियां होती है वो तय करती है। इस विषय पर मेरा कहना कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए कि नहीं, ये मेरी पात्रता के क्षेत्र में नहीं आता है। और रही बात डॉक्टर रमन सिंह जी की, तो वो तो सर्वमान्य नेता है, 15 साल छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो सेवा की है वैसी सेवा पहले के 25 साल में और उसके बाद ये जो 5 साल की सरकार है इसमें तो एक फूटी कौड़ी नहीं दिखती। वो तो सर्वमान्य नेता है, उनके नेतृत्व में 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता और इस बार भी उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। दूसरे जो और पार्टी के बड़े नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय तो राष्ट्रीय स्तर पर होगा ना, पहले से चुनाव के पहले डिक्लेयर। अभी तक जो भी मीडिया रिपोर्ट या जो सर्वे आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वास्तविक धरातल जो होता है ना उसमें अलग चीज होती है और जो बिफोर इलेक्शन ये ओपिनियंस आते हैं जिसको कभी सर्वे करते हैं कभी ओपिनियन पोल कहते हैं, ये एक अलग चीज होती है। पिछली बार जो सरकार बनी थी ना उसके मुझे व्यक्तिगत तौर पर 2 कारण समझ में आते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए जो 25 साल की कार्य योजना रहती है उसकी घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए कर दी गई थी। आप देखिए कि जितनी घोषणा किए थे, जो वादे थे, वो वादे में कितनी चीज पूरी हुई। पूर्ण शराबबंदी कहा था उन्होंने, बल्कि शराब की बंदी तो नहीं हुई, शराब को बंद करने की बजाय उसके पैसे को, पेटियों को अपने निवासों पर नेता और अधिकारी बंद कर रहे हैं। 2-2 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसमें। बेरोजगारों को भत्ता देंगे 5 साल, 5 साल में 4.5 साल में भत्ते का नाम और निशान देखने को नहीं मिला। चमचमाती सड़कें, आप खुद रहते हैं मीडिया के इतने धमतरी के प्रतिष्ठित जिले के पत्रकार हैं, आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सरकार ने सड़कों के जाल का क्या किया। ये सब सड़कें कब बनी थी? जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की योजना बनी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पूरी सड़कों के लिए फंड आवंटित किया। अभी तो ये धान का कर्ज माफी करने के नाम पे पूरे विभागों का पैसा इकट्ठा करके एक जगह वहां दिए। किसानों कर्ज में रहेंगे तो छत्तीसगढ़ की उन्नति नहीं हो सकती। उन्होंने योजना से कर्जा का माफ किया, वो तो बहुत अच्छा काम किया और कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने में मुझे लगता है बहुत मददगार फैक्टर भी साबित हुआ। लेकिन कर्जा माफी के साथ ये जो चीजें करनी थी इसके पैसे को वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरा पैसा उन लोग जनता के पैसे को अपनी तिजोरी में भर रहे हैं। राजेश भाई, जनमानस में इस बात को लेकर चर्चा रहती है कि धमतरी की हमेशा उपेक्षा हुई है। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी धमतरी को मिलने वाली जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या अन्य जो सुविधाएं हैं धमतरी से हमेशा छीना जाता रहा, धमतरी के साथ पक्षपात किया जाता रहा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की घोषणा किसने की थी? जिस व्यक्ति ने जनता के बीच में घोषणा की थी उसने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। मेरा दूसरा प्रश्न है, 4.5 वर्ष से 5 वर्ष हो गया, अब तो लास्ट आ गया। सरकार है, सरकार में धमतरी के 2 उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं जो रायपुर में रहते हैं। शासन तंत्र में उन्होंने आज तक धमतरी के भौतिक विकास से संबंधित एक चिट्ठी भी लिखी हो तो सार्वजनिक कर दो। सरकार रहते, मंत्री पद का दर्जा रहते, कोई काम नहीं किया उन्होंने। पालक विधायक उनकी पार्टी का है, उन्होंने मंच पर घोषित किया था कि ये पार्टी पालक विधायक है। 5 साल में वो धमतरी झांकने तक नहीं आए, चिट्ठी लिखने और विकास की क्या बात करेंगे। वो एक्सक्यूज दे सकते हैं कि जब वो विधायक थे तो उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी से कैसे भागेंगे? जनप्रतिनिधि तो थे ना। लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का दिया, मुख्यमंत्री भाजपा कांग्रेस के नहीं होते, लेकिन डॉक्टर रमन ने धमतरी के विकास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। इसको हमेशा लोगों में नाराजगी देखी जाती है। 3 प्रश्न पूछता हूँ। जो बाईपास बनी हुई है, जो आज बनते हुए दिख रही है, जिसके फीता काटने की तैयारी चल रही है, किनके कार्यकाल की योजना में शामिल होकर गया, जिसका भू अर्जन हुआ, इसका फंड कौन दिया? धमतरी नगर निगम बना, इसका दर्जा कौन दिया, जिससे फंड यहाँ ज्यादा आने का प्रावधान बना? जल आवर्धन योजना चालू हुई है, किस शासन के समय की चालू हुई? हाँ,
धमतरी में औद्योगिक क्षेत्र आना चाहिए था, वो नहीं आया। वो धमतरी में बहुत नितांत आवश्यकता है। अगर यहाँ इंडस्ट्री आएगी बाहर से तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली के अधिकारी वहाँ इंडस्ट्री में, विभिन्न इंडस्ट्रियों में रहेंगे तो यहाँ का पॉपुलेशन डेमोग्राफी में पर व्यक्ति आय बढ़ेगी तो वो बाजार में खर्च करेगा तो धमतरी की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अगर ये सरकार यहाँ बनेगी तो गंगरेल में पर्यटन का विकास होगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, औद्योगिक क्षेत्र आएगा तो मजबूत होगी, धमतरी शहर सुंदर बनेगा, चौड़ी सड़कें बनेगी, डिवाइडर प्लांटेशन लाइटिंग होगा, सौंदर्यीकरण होगा तो बाहर की जब जनता अट्रैक्ट करती है यहाँ तो वो यहाँ बाजार में निवेश करेगी आके, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्षेत्र का विकास होगा। और यहाँ रोजगार के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता है वो भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक मेरे मन के अंदर की बात बताता हूँ। धमतरी को मेडिकल कॉलेज मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, ये सब बहुत अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए, लेकिन धमतरी का मुख्य अर्थतंत्र है कृषि का क्षेत्र। अगर धमतरी में कृषि महाविद्यालय आए और वो कृषि महाविद्यालय से ट्रेनिंग दी जाए तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है कृषक, वो कृषक इतने सुदृढ़ और मजबूत होंगे कि अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों को छूने लगेगी। राजेश भैया, आपने बहुत अच्छी बताया, बाईपास की बात किया, बड़ी लेन की बात किया, लेकिन फिर मैं जाऊंगा कि धमतरी को मिलने वाला नवोदय विद्यालय या इंजीनियरिंग कॉलेज जो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता था, उसको लेकर रमन सिंह ने धमतरी वासियों के लिए कोई ऐसा ठोस सौगात धमतरी वालों को नहीं मिला जिसको धमतरी वालों की लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी सरकार से। देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि काम 10 होते हैं, अगर 8 काम हो रहे हैं तो वो 2 काम में विचार अलग अलग हो सकता है। जिले में एक कोई विद्यालय बनना है तो चाहे वो जिले की किसी भी जगह में बने वो बनता है। इसमें यह प्रश्न उठाना कि धमतरी जिला मुख्यालय है और कुरुद जिला मुख्यालय नहीं है, वो वहाँ बन गया। अब जैसे मेडिकल कॉलेज आएगा और धमतरी बन जाएगा तो नगरी या कुरुद वाले प्रश्न उठाएंगे क्योंकि नगरी कांकेर में आया, महासमुंद में आया मेडिकल कॉलेज, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ आया वो मेडिकल कॉलेज, तो महासमुंद की दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जिले के अंदर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन लोग वाले प्रश्न कहाँ उठाते हैं जो महासमुंद में नहीं मिला। नहीं, लेकिन जिले वासियों की एक बात तो हमेशा रहती है कि कुरुद के चलते धमतरी की अनदेखी हुई है, धमतरी को मिलने वाला विकास कुरुद चला गया। हाँ। ऐसा जनमानस है, जनमानस चाहता है कि धमतरी के साथ अहित हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। हर आदमी का नैतिक कर्तव्य होता है कि अपनी मातृभूमि और अपनी कर्मभूमि के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट करना। तो कुरुद वाले ने अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट किया है, ऐसा आम जनमानस और पत्रकार समूह भी कहता है जैसे आप कहें। तो धमतरी के लिए भी यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ और अपना सर्वोच्च करके यहाँ का काम करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, कोई अन्य नहीं करेगा। व्यक्ति कोई भी हो सकता है लेकिन वो होगा यहाँ भी वो। आप लगातार जमीनी स्तर पर पार्टी का काम कर रहे हैं, जब से आप शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, आप जितना भी दौरा किए, क्या लगता है धमतरी जिले की क्या तीनों सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होगी? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जीतेगी, धमतरी में भी जीतेगी। मैं नगरी सिहावा क्षेत्र में, कुरुद क्षेत्र में, नई ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा नहीं किया हूँ, लेकिन जो माहौल है वो सब जगह एक जैसा ही रहता है, कोई बहुत परिवर्तन नहीं हो जाता। अंदरूनी क्षेत्रों में धमतरी विधानसभा में जो सरकार के खिलाफ माहौल है वो आपको महीने 2 महीने बाद एक्सपोजर होना दिखना चालू हो जाएगा सब। शराबबंदी को लेके आप क्या मानते हैं, व्यक्तिगत राय? क्योंकि कांग्रेस से तो मानते हो कि शराबबंदी का वादा किया था लेकिन शराबबंदी लागू नहीं किया, आपके व्यक्तिगत क्या विचार है? क्या छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए? इसका निर्णय प्रदेश में होगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार रखने की मुझे स्वतंत्रता है और शराबबंदी होनी ही चाहिए। यूसीसी को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे दुनिया में, पूरे देश में इसको लेके वाद विवाद चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि एक देश एक कानून, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? भारत में संविधान है, लोकतंत्र में हम सबको उसको मानना है, लेकिन संविधान के ऊपर चर्चा ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है।
मेरी दृष्टिकोण में एक ऐसे संविधान की रचना होना चाहिए जिसमें वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और जो मोबाइल, एटम और कंप्यूटर के युग में जो तकनीकी क्रांति हुई है संचार के क्षेत्र में, वो सब की कार्य योजना को सम्मिलित होकर एक ऐसा संविधान बनना चाहिए जिससे धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विमुक्त, सर्व जनहितप्रद एक ऐसा शासन तंत्र चलना चाहिए जिससे हिंदू राष्ट्र से राम राज्य की स्थापना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका, हमारे स्टूडियो आने के लिए धन्यवाद।